नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से। आप सभी को एमका प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी क्यूरियोसिटी रहता है, क्योंकि ये भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जिसे भारत की तरफ से बिना किसी की मदद लिए अपने दम पर ही डेवलप किया जा रहा है। लेकिन एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करना जितना मुश्किल होता है, उसके लिए फंड्स को भी एलोकेट करना उतना ज़रूरी भी होता है। आज तक हम एमका की डेवलपमेंट को लेके एडीए और एचएएल को ब्लेम करते आ रहे थे कि ये बहुत ही धीमे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली 2 बार ऐसा हो चुका है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स को एलोकेट करने में देरी की गई थी, जिस वजह से तेजस MK2 की प्रोटोटाइप को बनाने में अभी दिक्कत हो रहा है और अभी एमका को भी बनाने में ज़्यादा वक्त लगने वाला है। अभी एडीए की तरफ से बात बताया जा चुका है कि एमका की क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसकी फर्दर डेवलपमेंट को जारी रखने के लिए एडीए की तरफ से पिछले 2-3 सालों से एडिशनल फंडिंग का डिमांड किया जा रहा था, जिसमें एडीए की तरफ से 15,000 करोड़ का डिमांड किया जा रहा था, जिसके अंदर एमका की कुछ इनिशियल प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा और इन प्रोटोटाइप्स को बाद में टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये फंड 2021 तक एलोकेट कर दिए गए होते तो एमका को 2028 तक प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता था, लेकिन इसमें एडीए की तरफ से भी गलतियां की गई थी, क्योंकि उन्होंने एमका की क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को वक्त पर कंप्लीट नहीं किया था और उसमें डिले कर दिया गया था, जिस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को वहां पे ब्लॉक करके रखा गया था। लेकिन अभी ये बात बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर के अंदर ही कैबिनेट कमेटी की तरफ से एमका को डेवलप करने के लिए फंड्स को एलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर फंड्स को सैंक्शन किया जाता है तो एमका की जो मार्क 1 वेरिएंट होगा उसको बनकर प्रोडक्शन में एंटर होने के लगभग 2032 तक का टाइम लग सकता है। इसके बाद इसकी मार्क 2 वेरिएंट को भी 2035 से 2036 के बीच प्रोडक्शन में एंटर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें एक बेहतर इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि शायद एक इंडिजिनस इंजन हो सकता है। और ये दोनों ही सेक्टर में हमारा जो इनिशियल टाइम लाइन था वो डिले होने वाला है और आगे चल के ये और भी ज़्यादा डिले हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप सभी को पता होगा कि अभी टर्की की तरफ से रिसेंटली पाकिस्तान को अपनी कान फाइटर जेट को भी लोकल असेंबली के साथ ऑफर करने की बात की गई थी, जिसे भी वो सेम टाइम लाइन में प्रोडक्शन में एंटर करने की बात करें, जहां पर हम लोग एमका को इंडक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इससे इंडियन एयरफोर्स के पास एमका को इंडक्ट करने की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हमको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तब तक चाइना के पास अच्छी खासी नंबर में J-20 मौजूद होगा, साथ ही पाकिस्तान के पास भी शायद 5th जनरेशन फाइटर जेट आने लगे होंगे। तो हमारे पास एमका को इंडक्ट करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है और जो इनिशियल गेन हमको मिलने वाला था वो वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके। मिडीवल एज से लेके आज तक किसी भी जंग में आर्टिलरी ग्राउंड फोर्सेस के लिए बहुत ही कारगर वेपन रहते आ रहे हैं, जो कि बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव ग्राउंड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी गन्स की बात करें तो पिछले कुछ सालों में इंडियन आर्मी में कई नए आर्टिलरी गन्स को इंडक्ट किया गया था, जिसमें 2015 में भारत और यूएस के बीच M777 गन्स को खरीदने के लिए बातचीत शुरू किया गया था और वोफर गन के बाद ये पहले मॉडर्न आर्टिलरी गन थे जिनको इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया था। अभी हमारे पास ऐसे 145 गन्स मौजूद है और ये गन्स लगभग 30 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं और स्पेशल एमुनिशन का इस्तेमाल करने से इनकी रेंज को 40 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। इन गन्स की खास बात यह कि ये लाइट वेट हैं, जिस वजह से इनको इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले एरिया में खास करके पहाड़ी एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है। अब लगभग 2-3 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को M777 गन्स की बेहतर वेरिएंट को भी ऑफर करने की बात की गई थी, जिसमें M777 गन्स को वो एक 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल के साथ भारत को ऑफर कर रहे थे, जो कि इसे बेहतर रेंज को प्रोवाइड कर सकता था और वर्तमान की 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल के मुकाबले इसकी स्ट्राइक रेंज बेहतर होने वाला था और लगभग 10 किलोमीटर के आसपास ज़्यादा होने वाला था। पर तब भारत की तरफ से इस ऑफर को इनकार कर दिया गया था और इसके लिए भारत की तरफ से कोई इंडिजिनस ऑप्शन को ढूंढने की तलाश किया जा रहा था। लेकिन अभी यूके की BAE सिस्टम की तरफ से भारत की एग्जिस्टिंग M777 गन्स को सेम 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल के साथ अपग्रेड करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें हमारी सभी एग्जिस्टिंग M777 गन्स की बैरल की लेंथ को 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल से रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये बैरल जो होगा इसको भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इससे इसकी स्ट्राइक रेंज 40 किलोमीटर तक इंक्रीज हो सकता है।
ऐसा वीआई सिस्टम की तरफ से भारत को आश्वासन दिया जा रहा है। वीआई सिस्टम की तरफ से अभी कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ भी बातचीत किया जा रहा है, जिनके साथ मिलकर वो भारत में इन गन्स को अपग्रेड करने का काम करने वाले, साथ इनकी बैरल को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाले, और साथ ही M777 गन्स की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली यानी कि M777 ER वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आगे चल के भारत में बनाया जाएगा और आगे चल के इसको भारत से अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। बीआई सिस्टम का भी ये भी कहना है कि भारत अगर अपनी एग्जिस्टिंग 39 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल को 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल में रिप्लेस करता है, तो इससे इनकी स्ट्राइक रेंज ही नहीं बल्कि इन गन्स की एक्यूरेसी के ऊपर भी इसका काफ़ी असर पड़ेगा, जो कि काफ़ी बेहतर हो सकता है। बीआई सिस्टम को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भारत का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट वाला जोन है वो सभी माउंटेन रीजन में होने वाला है, और भारत को भी इसी वजह से अल्ट्रा लाइट वेट कैटेगरी की आर्टिलरी गन्स की जरूरत है, जिनको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया सकेगा या फिर एयरलिफ्ट किया सकेगा। और साथ ही इन गन्स में अच्छी खासी स्ट्राइक रेंज भी होना काफ़ी जरूरी है, जो कि भारत को चाइना के खिलाफ एडवांटेजेस दिला सकता है। और इसी वजह से वो भी M777 गन्स को अपग्रेड करने के साथ साथ इसके एक ER वेरिएंट को भी भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट भारत की पहली इंडिजिनस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर की तरफ से है। आप सभी जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको अभी प्रचंड का नाम दिया गया है, इसे अभी लिमिटेड नंबर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा रहा है, और दोनों फोर्सेस में करीब 10 हेलीकॉप्टर को इंडक्ट करने के लिए एक इनिशियल ऑर्डर को भी HAL को दिया गया था, जिसमें ज़्यादातर हेलीकॉप्टर अभी डिलीवर किए जा चुके हैं। और HAL की तरफ से ये बताया जा रहा है कि वो सभी 10 हेलीकॉप्टर को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बस एक इनिशियल ऑर्डर था, जिसके बाद एक्चुअल नंबर में इनको बहुत ही बड़ी मात्रा में खरीदा जा सकता है। और ये जो इनिशियल 10 यूनिट को HAL की तरफ से आर्मी और एयरफोर्स को दिया जा रहा है, इनको ऑपरेट करने के बाद दोनों सर्विस की तरफ से अपना अपना फीडबैक को भी HAL को दिया जाएगा, जिस हिसाब से आगे चल के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फुल स्केल प्रोडक्शन वेरिएंट में मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा सकता है और इसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से अभी कम से कम 145 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए HAL के साथ बातचीत किया जा रहा है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को भी शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। HAL के मुताबिक इनकी अभी जो LSP यूनिट को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को दिया गया था, इनको बस इवेल्युएट करने के लिए दिया गया था, लेकिन आगे चल के जो प्रोडक्शन वेरिएंट होगा उनको डिलीवर करने से पहले काफ़ी अच्छे तरीके से सेफ्टी चेक से गुजरना पड़ेगा, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ एक रिलायबल प्लेटफॉर्म भी होने वाले हैं। रिसेंटली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लगातार क्रैश होने के बाद लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी सवाल उठ गए थे, क्योंकि इसको भी इनिशियली उसी से डिराइव किया गया था और इन दोनों में काफ़ी सारे सिस्टम जो थे वो कॉमन थे, लेकिन HAL का ये कहना है कि ऐसी कोई भी परेशानी LCH के साथ हमको देखने को नहीं मिलने वाला है और ये हमारी आर्मी और एयरफोर्स की सभी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा कर पाएगा। अगला अपडेट एक मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल की तरफ से। वैसे आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में शायद जानते होंगे। इस राइफल का नाम त्रिची असॉल्ट राइफल है और इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचीपल्ली की तरफ से डेवलप किया गया और डिज़ाइन किया गया। ये एक तरीके से मॉडिफाइड AK सीरीज का राइफल है, जिससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार आर्मी की तरफ से इसको ऑफर करने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये आर्मी की रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में और पुलिस फोर्सेस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले CRPF में भी इन राइफल्स को इंडक्ट किया जा चुका था और अभी राइफल फैक्ट्री ईसापुर में भी इन राइफल्स को बनाना शुरू किया चुका है और यहाँ पर बनाए गए राइफल्स को अभी CISF को डिलीवर किया गया। 2 दिन पहले फॉर्मली इन गन्स को CISF को हैंडओवर किया गया था और आज ऑफिशियली इसकी पहली कंसाइनमेंट को राइफल फैक्ट्री ईसापुर की तरफ से CISF को डिलीवर किया गया। ये राइफल एक AK-47 स्टैंडर्ड की एमुनिशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये 7.62 × 39 mm की एमुनिशन को फायर कर सकते हैं, लेकिन इनकी इफेक्टिव रेंज AK-47 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है और ये 500 मीटर के डिस्टेंस पर भी सिंगल टारगेट पर ग्रुप फायरिंग कर सकते हैं और साथ ही इसकी इफेक्टिव रेंज भी लगभग 1350 मीटर तक होने वाली है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फायर पावर को प्रोवाइड कर सकता है। इसकी बट सेक्शन भी फोल्डेबल है, जो कि फोल्ड करने के बाद लगभग 650 mm तक रिड्यूस हो जाता है और एक्सटेंड करने से लगभग 900 mm तक इंक्रीज हो सकता है और इस वजह से ज़रूरत पड़ने पर इसको फोल्ड किया जा सकता है और इसको अनफोल्ड भी किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली पेट्रोलिंग में या फिर गार्ड ड्यूटी में इस्तेमाल करने के लिए आइडल वेपन हो सकता है। और साथ ही इसकी बट सेक्शन को एक्सटेंड करने पर ये बहुत ही बेहतरीन स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, जिस वजह से एक्यूरेट फायरिंग किया जा सकता है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है और अभी हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत पहले से ही ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर चुका और अभी भारत को फिलीपींस की तरफ से इसके एडिशनल ऑर्डर मिलने की उम्मीद करने के साथ साथ
इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा कस्टमर हो सकता है, लेकिन अभी वियतनाम की तरफ से भी ब्रह्मोस को खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की बात सामने आई है। अभी वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर भारत के गश्त पर आने वाले हैं और उनकी इस विजिट के दौरान दोनों देशों की डिफेंस रिलेशन को और भी बेहतर करने के लिए बातचीत हो सकती है। साथ ही वियतनाम की तरफ से भी खास करके भारत से डिफेंस सिस्टम को भी एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान वियतनाम को भारत ब्रह्मोस मिसाइल को भी ऑफर कर सके। और जैसे कि भारत, वियतनाम, फिलीपींस, इन सभी देशों का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो चाइना है, तो ये सभी आपस में बेहतर डिफेंस और डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके इसी वजह से अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए लोग कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि भले ही उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल कम मात्रा में मौजूद होगा, जो कि एकदम से चाइना को डिफीट करने के लिए तो सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन इससे चाइना को हमेशा एक डर लगा रहेगा, जो कि किसी भी एग्रेसिव स्टेप लेने से पहले 100 बार सोचने वाला, कि बस एक ही ब्रह्मोस मिसाइल चाइना की किसी भी बड़े से बड़े साइज की वॉरशिप्स को पानी में डुबा सकने की क्षमता रखता है। अब वक्त आ गया पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देने का। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से पूछा था कि वर्तमान इंडियन नेवी की लीड एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रमादित्य को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने से पहले इसको किस देश की नेवी के लिए बनाया गया था, जिसका सही जवाब रशियन नेवी था। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। अब आज की सवाल की बात करें तो आप सभी अपने स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं, और जिनको भी इसका सही जवाब पता है तो आप कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।